दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद संगम 15। दोस्तों, इससे पहले हमने अपना भूगोल का पहला चैप्टर कवर किया था जिसका नाम था सौरमंडल में पृथ्वी। उसमें आपको पृथ्वी के बारे में पता चल ही गया होगा कि पृथ्वी क्या चीज़ है। ठीक है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा और डीपली में। ठीक है, एंड इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि भूगोल कह रही हूँ, सॉरी मतलब कि जो हमारा पृथ्वी था उसका दूसरा रूप यानी कि ग्लोब, हम उसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि अक्षांश और देशांतर ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हम इसके अंदर टाइम जोन के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे एक मतलब कि एक किसी कंट्री का, किसी देश का जो टाइम चलता है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, कैसे टाइम चेंज होते रहते हैं। ठीक है ना, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, तो मोटा मोटा मैं पहले बता देती हूँ कि अक्षांश क्या होती है और देशांतर क्या होती है। ठीक है ना, तो पहले अक्षांश के बारे में बता देती हूँ कि अक्षांश क्या चीज़ है। अक्षांश वो रेखाएं होती हैं जो कि मतलब यहाँ पे देख रहे हो कि आप जो सर्कल पे मतलब कि जो ये ग्लोब है हमारा, जो हमको इस ग्लोब का जो रूप दिख रहा है, इस पे जो लाइनें खींची हुई हैं ये वाली, ये क्या है? ये हमारा एक अक्षांश रेखा है। ठीक है ना, अगर हम इसके जो बगल में है उसके बारे में बात करें तो ये जो है ये वाला, इस पे जितनी भी ये वाली रेखाएं जा रही है ऐसे ऐसे करके जो जा रही हैं, ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम इस वाले में देखें ध्यान से तो इसमें एक रेखा ऐसे करके जा रही है जो कि बिल्कुल पृथ्वी से छूती, बिल्कुल अक्ष मतलब कि सेंटर से होते हुए सेंटर पर जाके मिल जा रही है ना, इस सेंटर से शुरू हो रही है, इस सेंटर पर जाके मिल जा रही है। ठीक है, तो वो हमारी कौन सी रेखा हो गई? देशांतर रेखा है। इसके बारे में हम नीचे मतलब कि आगे भी पढ़ेंगे, वीडियो में बने रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी, हम जो हमारी पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभड़ी हुई है। मतलब कि उसका शेप कुछ इस तरह से होगा, ऐसे ऐसे करके, थोड़ी सी चपटी और थोड़ी सी उभड़ी हुई। ठीक है ना, ऐसे कुछ ऐसा, मतलब कि पूरा वो गोल नहीं है। ठीक है ना, गोल नहीं है। ठीक है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ठीक है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। मतलब कि जैसा हमारा पृथ्वी दिखता है उसका हूबहू, ठीक है ना, वो ग्लोब है। ठीक है, जो कि सेम टू सेम वैसा ही दिखता है पृथ्वी के जैसा। ठीक है, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि बड़े ग्लोब होते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम नहीं ले जा सकते हैं। एक होता है पॉकेट में रखने लायक, जो है ना, और एक होता है जो छोटे ग्लोब जैसे गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकते हैं। ठीक है, ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब कि ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं मतलब क्या है यहाँ पे, इसको हम आगे समझते हैं। ठीक है, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार या का पहिया या फिर लट्टू घूमता है। मतलब कि ग्लोब का स्थिर नहीं रहने से मतलब क्या है, जैसे एक लट्टू क्या कहते हैं, अपनी नुकीली वो जो कील होती है उस पर घूमता रहता है ना, उसी के सहारे तो गोल गोल घूमता है। ठीक वैसे ही क्या कहते हैं हमारे ग्लोब में भी होती है। ठीक है ना, ये देखो ध्यान से आप देखो तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, है ना, इसी के सहारे वो भी घूमता है। ठीक है ना, जिसे हम अक्ष कहते हैं। ठीक है, आगे हम पैराग्राफ में पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। सही आकार में दिखाया जाता है, सही नाप में दिखाया जाता है। ठीक है, वो हमारा ग्लोब है जैसा सेम टू सेम पृथ्वी होता है। लेकिन पृथ्वी पूरा गोल नहीं है, थोड़ा सा चपटा हुआ है, थोड़ा सा उभड़ा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है।
मतलब कि मान लो मतलब कि इस पैराग्राफ में आपको ये बताया जा रहा है कि हमारे पास अगर मान लो कोई गोला है ना, और हमें किसी स्थिति के सॉरी ये गोला नहीं बना, हमारे पास मतलब वो एक गोला है, ठीक है, और हमें किसी मतलब कि किसी भी पोजीशन कह रही हूँ, किसी भी मतलब कि स्थिति के बारे में बताना है, कोई प्लेस दिखाना है, कोई जगह बतानी है, तो हम कैसे बताएंगे कि कहाँ पे है वो है। तो इसको समझने के लिए हमने एक क्या किया, उन पे लाइनें बनाई, ठीक है ना, जिसे हमने अक्षांश और देशांतर का। इसको आगे हम पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था की स्थिति में होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि ये जो है हमारा अक्ष है, ठीक है, ये जो हमारी सुई वाली जो पोजीशन है, सुई वाली, ठीक है, हमारी ये ऊपर एक नीचे है ना, बीच से कर देंगे तो ये नॉर्थ वाला हिस्सा हो जाएगा उत्तर में, और साउथ वाला दक्षिण, ठीक है। तो ये जो हमारा अक्ष कैसे बट गया, हमारे दो मतलब दो अक्ष हो गए ना, एक ऊपर वाले को हमने कहा नॉर्थ या फिर उत्तरी अक्ष, और ये साउथ वाला हमारा हो गया दक्षिणी अक्ष, ठीक है। तो ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। मतलब कि आपको इस पैराग्राफ में सीधा सीधा बात बताया गया है कि पृथ्वी जो है, पहले तो डायरेक्शन के बारे में जान लो आप, कि जो हमारा एक ये इधर होता है हमारा पूरब, इधर होता है हमारा पश्चिम। तो हमारी जो पृथ्वी जो गति करती है वो पश्चिम से चलती है, ठीक है, पश्चिम से चलती हुई पूरब की ओर आती है, ठीक है ना, पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है पृथ्वी, ठीक है। और ये जो है हमारा एक ये रहा, एक इसके ऊपर जो था वो, ठीक है, वो हमारा ये दक्षिणी वाला हो गया, और ये वाला उत्तरी वाला अक्ष हो गया, ठीक है, या फिर ध्रुव कह सकते हैं हम इसे, ठीक है, अक्ष कह दो या फिर ध्रुव कह दो। वैसे पढ़ रहे हैं तो हम इसे ध्रुव कहेंगे, ठीक है, अक्ष भी कह सकते हैं। तो हमारी पृथ्वी की गति क्या है, ये हमने जाना कि पश्चिम से पूरब है। पहले चैप्टर में भी हमने जाना था कि पृथ्वी की जो गति है वो किस तरह से है, तो पश्चिम से पूरब की ओर है, ठीक है। और उस पर जो रेखाएं जिसको मैंने बताया कि मैंने आपको बताया कि जो उन पे जो रेखाएं हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ठीक है, वो एक्चुअल में जो पृथ्वी पर है नहीं, उनको हमने अपने अध्ययन के माध्यम से मतलब कि पढ़ने के लिए, समझने के लिए क्या किया कि वैज्ञानिकों ने उन पर कुछ रेखाएं, कुछ बिंदुओं के सहारे उनको मतलब कि समझने के लिए, समझाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए किस तरह से हम पृथ्वी को देखते हैं, वो किस तरह से मतलब वो अपने समय जो हमारी समय जो हमारी घटती बढ़ती रहती है, वो इसी के आधार पर आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, ठीक है। अगर हम देखें इस चित्र को तो इसमें क्या दिखा रखा है कि ये एक सर्कल है, ठीक है, इस पर से एक रेखा डॉटेड वाली जा रही है, ये हमारी कौन सी हो गई, ये हमारी विषुवत रेखा हो गई, या फिर भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसे, ठीक है ना, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है, दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है उस रेखा का क्या नाम है, इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप बोलेंगे भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, ठीक है। ये एक रेखा है, ठीक है, वृत्त पर जो खींची गई है, ठीक है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब ये समझ लो इन्हें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्यों कहा जाता है। तो अगर हम बात करें क्या कहते हैं, अगर हम देखें तो यह हमारा दो बराबर भागों में बांट दिया है ना, नीचे वाला हमारा साउथ हो गया, ठीक है, नीचे वाला हमारा क्या हो गया, साउथ हो गया, ठीक है।
नीचे वाला हमारा साउथ हो गया और ऊपर वाला हमारा नॉर्थ हो गया। मतलब कि ऊपर वाला नॉर्थ बोले तो उत्तर और साउथ वाला बोले तो दक्षिण, ठीक है। अब गोलार्ध क्यों कहा, क्योंकि ये एक गोले का हाफ भाग है, ठीक है। हाफ भाग को हमने क्या कहा, गोलार्ध। तो ये वाला ऊपर वाला नॉर्थ में चला गया, साउथ वाला मतलब दक्षिण में चला गया, मतलब दक्षिण साउथ एक ही है, ठीक है ना। तो दो बराबर भागों में बांटा किसने, तो विषुवत रेखा ने या फिर विषुवत वृत्त ने या फिर भूमध्य रेखा ने, ये तीनों नाम एक ही है, ठीक है। और किन दो भागों में बटे, तो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। गोले का आधे भाग को हम क्या कहते हैं, गोलार्ध, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों बराबर के आधे आधे भाग होते, ठीक है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अब एक बात समझिए आप, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, क्या, समांतर, ठीक है ना। समांतर वृत्त होते हैं, मतलब कि एक वृत्त ऐसे है फिर उसका वृत्त ऐसे है, मतलब कि ये जो लाइन है एक दूसरे से कहीं टकराती नहीं है, ठीक है ना। ये वाला वृत्त इस वाले वृत्त से नहीं टकराया, ठीक है, तो उसे हम समानांतर कहेंगे, मतलब कि जो बिल्कुल पैरेलल में चलती है ऐसे, ठीक है ना, एक दूसरे से कहीं मिलती नहीं है। ठीक वैसे ही इस चित्र के ऊपर आप देख रहे होंगे कि इस पे कई गोले हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारी अक्षांश रेखाएं, ठीक है। ये सब हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, है ना, जो कि समानांतर होती हैं, ठीक है। और इनको हम मापते किस में है, तो अंश में मापते हैं, ठीक है। किस में मापते हैं, और अंश में मापते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी समानांतर रेखाएं कौन सी है, तो ये जो अभी जो हमने इसको पढ़ा, जो कि पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त या फिर भूमध्य रेखा, ठीक है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अक्षांश जो है दक्षिणी अक्षांश, जो कि दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। मतलब कि एक सर्कल जो है कितने का हुआ, 360 का, ठीक है ना। उसको हमने 4 भाग में क्या कर दिया, बांट दिया, तो 90 का हो गया, ठीक है, ठीक है ना। इसको हमने देखा कि कितने भागों में बटा, ठीक है। तो ये इनको अगर हम 4 भागों में, ओके ठीक है, तो इसको हम 4 भागों में बांटेंगे तो ये 90, ये 90, ये भी 90 और ये भी 90 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल मिलके कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री, ठीक है। इसमें आगे क्या बताया गया है, तो ये एक जो है 90 अंश उत्तरी जो है हमारा अक्षांश जो है वो हमारे उत्तरी ध्रुव को दिखाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश जो है दक्षिणी ध्रुव को दिखाता है। मतलब कि अगर हम इस पे जो हमारी डॉटेड जो सेंटर वाला पोजीशन है ये, इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिला दें, है ना, और इसको यहाँ से यहाँ तक देख लें, ठीक है। विषुवत वृत्त यहाँ से है, ठीक है। तो ये जो 90 का जो पोर्शन बना 90 का, तो ये जो यहाँ पे जो होगा ना सबसे दक्षिणी वाले में हिस्से में, वो 90 का एक साइड हो जाएगा, 90 का एक साइड हो जाएगा, तो 180 का ये हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ठीक 90 का उत्तर में 2 भाग बनेगा, 90 का ये वाला हिस्सा बनेगा, 90 अंश का ये वाला, ठीक है। तो 180 ये भी हो जाएगा और इस तरह से हमारा 360 पूरा हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिससे कि मैं और अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। इस प्रकार वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। मतलब कि जिस प्रकार एक मतलब कि अगर हम बात करें, इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि
उनकी जो समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश किसे कहा गया, और विषुवत वृत्त के जो दक्षिणी स्थित जितने भी समांतर रेखाएं हैं उनको दक्षिणी अक्षांश कहा गया। मतलब कि एक सर्कल ये हाफ मान लेते हैं और ये एक सर्कल ये हाफ मान लेते हैं, है ना। इसको एक सर्कल है ना, एक सर्कल है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एक साइड हमारा नॉर्थ में गया उत्तर में, एक साइड हमारा साउथ में गया दक्षिण में, ठीक है। बीच में से बांटा किसने, तो विषुवत वृत्त ने या फिर भूमध्य रेखा ने या फिर विषुवत वृत्त ने, ठीक है। तीनों नाम एक ही हैं, ठीक है। तो जितनी भी हमारे यहाँ पे जितनी भी समांतर रेखाएं जाएंगी इस तरह से, ठीक है, साउथ में, तो साउथ वाली को हमने क्या कह दिया, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, ठीक है ना। और नॉर्थ वाली जो हमारी जाएंगी, उत्तर में जो जाएंगी हमारी, तो उसको हमने कहा उत्तरी अक्षांश या फिर उत्तरी अक्षांश रेखाएं। ये एक रेखा ही तो है, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे ऊ या फिर द डॉट करके जो अक्षर से इसे व्यक्त किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे चित्र में, सिर्फ आपको समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि एक उत्तर लिखा हुआ, तो उत्तर को शॉर्टकट लिखा है ऊ डॉट करके। ऐसे ही यहाँ पे दक्षिण का डॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, दक्षिण कैसे लिखा हुआ है, द डॉट करके, ठीक है। तो अगर हम कोई भी मतलब कि वो नंबर लिखते हैं कितना डिग्री पे है वो, ठीक है ना, या फिर कितने अंश पे है वो, ठीक है, तो हम उसके इतना लिखने के बाद, ठीक है, हम उसके आगे क्या लिखते हैं, दक्षिण का भाग है या फिर उत्तर का भाग है पता करने के लिए ऊ डॉट लिखेंगे या फिर द डॉट लिखेंगे, ठीक है। इनको लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप किस साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि हमारे पास दो जगह के नाम बता रखे हैं यहाँ पे, कौन कौन सी वो दो जगह हैं, कौन कौन सी, तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील का दक्षिण अमेरिका में है जो उसका बेलो हॉरिज़ॉन्टे, ठीक है। तो दो जगहों के हमारे पास नाम आ गए। बेलो हॉरिज़ॉन्टे जो कि ब्राज़ील में है, ब्राज़ील कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। वर्ल्ड मैप खोलिएगा तो उसमें देखिएगा ज़रूर, ठीक है ना। और एक महाराष्ट्र का चंद्रपुर है, मतलब जो एक इंडिया का जो महाराष्ट्र स्टेट है उसका चंद्रपुर, और एक दूसरे महाद्वीप में स्थित है दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, उस देश का बेलो हॉरिज़ॉन्ट, उनका बताना है हमें मान, ठीक है। तो इसमें बताता है कि दोनों एक ही अंश पे है, 20 अंश। अब 20 अंश कौन सा 20 अंश है, उत्तर का है कि दक्षिण का है, इसकी स्थिति का हम पता कैसे लगाएं, तो ठीक है, यहाँ पे वो बता रखा है कि चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में है। तो उत्तर हमारा किस साइड था, उत्तर हमारा ये भूमध्य रेखा हो गई, है ना। और इसका उत्तर कौन सा हो गया, ऊपर वाला उत्तर, ऊ से ऊपर ऊ से उत्तर, ठीक है ना। तो हमारा चंद्रपुर विषुवत के 20 अंश उत्तर में है, ठीक है, एवं बेलोजोट विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। तो उत्तर हमारा ऊ से ऊपर जाएगा, उत्तर हमारा दिशा हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा उत्तर दिशा कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर की साइड, और 20 अंश यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक इसके थोड़ा सा नीचे, ठीक है। और ठीक इसकी इधर मतलब कि यहाँ पे जो हम 20 अंश थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहाँ पे, तो हमारा बेलो हॉरिजॉन्ट मिलेगा जो कि हमारा दक्षिण में स्थित है। तो दक्षिण वाला शेष बचा भाग तो हमारा दक्षिण में जाएगा, ठीक है। और बीच से कौन सी रेखा जाती है हमारी, तो विषुवत वृत्त, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, बिल्कुल हमारी पृथ्वी के भूमध्य, भू से भूमि हो गया और उसके मध्य बिल्कुल मिडिल क्लास में, सॉरी मिडिल क्लास नहीं, बिल्कुल उसके मिड पॉइंट से होते हुए जाती है, तो उसे हम मध्य कहते हैं, तो भूमध्य, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तर अक्षांश पर, उत्तर अक्षांश बोले तो ऊ से उत्तर ऊ से ऊपर, तो हमेशा ऊपर वाले में उत्तर दिखाना, ठीक है ना। और बेलो हॉरिजॉन्ट 20 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको आप समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, कि हमारा उत्तर और दक्षिण किधर है, ठीक है।
ये हमारा ऊ से ऊपर उत्तर आ गया, ठीक है, और द से दक्षिण आ गया हमारा, ठीक है, या फिर साउथ कह देते हैं इसे। और इधर हमारा पूरब आ गया, सीधे हाथ पे हमारा कौन सा होता है, पूरब, और इधर से हमारा पश्चिम आ जाता है पीछे, ठीक है। पूरब हमारा सीधे हाथ पर आ जाता है और प से पश्चिम पीछे, ठीक है ना। उत्तर हमारा ऊपर में होगा, दक्षिण हमारा नीचे में होगा। अब तो आपको दिशाओं का ज्ञान भी हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। महत्वपूर्ण अक्षांश या फिर समांतर रेखाएं, ठीक है ना। अक्षांश को हमने समांतर रेखाएं भी कह दिया क्योंकि वो ठीक ऐसे करके जाती हैं, ऐसे ऐसे सर्कल बनाती हैं, है ना, इसलिए वो समानांतर है, कहीं मिलती नहीं है। देखो ऐसे आगे तक बढ़ा दोगे तो कहीं जाके मिलेंगी नहीं, वापस राउंड ऐसे मारेंगे, ऐसे गोल 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 गोल, ठीक है। एक गोला हो गया, एक गोला ये हुआ, दूसरा गोला हुआ, तीसरा गोला हुआ, चौथा गोला हुआ, मतलब एक गोला दूसरे गोला से कहीं टकराता नहीं, तो समानांतर होगी, ठीक है। मतलब ये अब यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है ये बता रहा है कि महत्वपूर्ण अक्षांश की अंश कौन सी है। पहला तो हमारा हो गया कौन सा, विषुवत वृत्त, जो कि 0 अंश है, ठीक है, यहाँ पे 0 अंश बता रखा है इसका, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव 90 अंश उत्तर में है, उत्तर बोले तो ऊपर में है, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव 90 अंश दक्षिण में है, नीचे की साइड, दक्षिणी ध्रुव नीचे की साइड, ठीक है। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं, महत्वपूर्ण रेखाएं 4 और भी हैं इसके अलावा। मतलब कि यहाँ पे कितने की बात की गई है हमारे पास, 3 की बात, एक विषुवत वृत्त हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया और दक्षिणी ध्रुव हो गया। इसके अलावा +4 और भी है, ठीक है, तो उनको हम आगे देखते हैं। तो वो 4 रेखाएं कौन सी हैं, तो आकर देखो समझते हैं, ठीक है। एक तो हमारा उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है, भारत से होकर कर्क रेखा जाती है ना, बीच से एक डॉटेड लाइन, मैप में देखिएगा आप, उसमें से एक डॉटेड लाइन बीच से होती हुई जाती है इंडिया के, वो हमारी कर्क रेखा होती है, जो कि 23.5 डिग्री या फिर अंश उत्तर में है, उत्तर बोले तो ऊपर में है, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा है, तो दूसरा हमारा है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण में है, ठीक है, 2 हो गया। तीसरा हमारा कौन सा है, तो विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में, उत्तर में बोले तो ऊपर में, उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है। और चौथा हमारा कौन सा है, विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अब ये ध्रुव वृत्त क्या है समझिए आप, चित्र पे हम फिर से चलते हैं वापस और इसमें समझाते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें हमारे पास क्या है, एक ये हमको दे रखा है गोल, पृथ्वी का एक शेप दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीच से कौन सी लाइन जा रही है, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, या फिर कह देंगे हम कौन सी, वो विषुवत वृत्त, क्योंकि एक वृत्त पे जो है ना सीधी लाइन जाएगी नहीं, एक मतलब बॉल पे अगर आप लाइन खींचोगे तो एक लाइन से जहाँ से शुरू करोगे उसको अगर वापस गोल घुमा के मिलाओगे तो एक सर्कल बनेगा, ठीक वैसे ही ये भी एक सर्कल बनेगा। यहाँ पे एक साइड से दिखा रहा है इसलिए आपको लाइन दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर में जाओगे तो ये जो 23.5 डिग्री दिख रहा है ना आपको उत्तर में, ये कर्क रेखा है, ठीक है। जो कर्क रेखा है जो कि भारत से होकर भी गुजरती है, ठीक है। ये 23.5 डिग्री ऊपर में उठा हुआ है, क्यों 23.5 क्यों, क्योंकि जो हमारा जो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा जो पॉइंट था जिसे हमने अक्ष कहा था, ठीक है, या फिर ध्रुव कहा था, ये ध्रुव लिखा है ना, ध्रुव नीचे भी लिखा है, ठीक है। तो 23.5 डिग्री पर ही झुकी हुई है, इसलिए 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे। तो ऊपर वाले को हमने क्या कहा, कर्क रेखा, और नीचे वाले को बोला मकर रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री ऊपर भी और 23.5 डिग्री नीचे भी, ठीक है। अब ये उत्तरी ध्रुव वृत्त क्या है और दक्षिणी ध्रुव वृत्त क्या है, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त जहाँ पर ये जो बन रहा है, इस जो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसी वाले भाग को हमने क्या कह दिया, जो कट रही है इसको हमने कह दिया उत्तरी ध्रुव वृत्त। और ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना,
कर्क रेखा के इधर और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के इधर। ठीक है, तो ये जो हमारा बना क्या, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है, अब तो समझ ही गए होंगे आप, जो कि 66.5 डिग्री उत्तर में था और 66.5 डिग्री दक्षिण में था। ठीक है, और जो एकदम पॉइंट पे जो था, ये हमारा पॉइंट पे जो था, ये हमारा अक्ष था। ठीक है, जो कि 66.5 डिग्री थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, सॉरी 23.5 डिग्री। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या है, अब इनको समझ लेते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। मतलब कि इसने क्या बोला, इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच, ठीक है ना, किसके बीच में, तो दो रेखाएं जिनके बारे में हमें पढ़ा। ठीक है ना, 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री। ठीक है, इनके बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार कर्क रेखा के ऊपर, एक बार मकर रेखा के ऊपर, एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। मतलब कि जब सबसे ज़्यादा गर्मी जिस दिन पड़ती है, ठीक है ना, एकदम सर के ऊपर आ जाएगा सूर्य, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। इसका एक पॉइंट ले लेते सेंटर। ठीक है, अब देखो सूरज जो है हमारा, सूरज कौन सा कलर का होता है, रेड ही ले लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा सूरज है, ये जो हमारा जो सूरज है, ठीक है ना, एक बार यहाँ से उत्तर की तरफ चलेगा तो कर्क रेखा की तरफ जाएगा। ठीक है, और फिर वापस आएगा। ठीक है, धीरे 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 करके वापस आएगा तो मकर रेखा की तरफ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तभी तो हमारा एक साल पूरा भी होता है इस तरह से, मकर संक्रांति जिसे आप कहते हो, मकर संक्रांति बनाना। ठीक है, और ये पता नहीं अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या किन किन नामों से जाना जाता है। तो सूर्य एक बार ऊपर की साइड जाता है कर्क रेखा की तरफ और फिर वापस आता है मकर रेखा की तरफ। ठीक है, एक बार कर्क रेखा की तरफ जाता है और दूसरी बार में कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जब सूरज जिस दिन सर के ऊपर होता है उस दिन सबसे क्या बोला है कि हमारा क्या होता है उस दिन, उष्ण कटिबंध, है ना, उष्ण कटिबंध, इसी के बीच में हमारा उष्ण कटिबंध बना है, उष्ण कटिबंध कहते हैं। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है ना, ये हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और इसके बाहर सूरज नहीं जाता है, इसके बाहर केवल उसकी रोशनी जाती है, तिरछी पड़ती है इसके आगे। ठीक है ना, तिरछी पड़ती है, इस तरह तिरछी पड़ती है। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है आगे। ठीक है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं जाता। देखा, लिखा हुआ है ना, सिर के ऊपर नहीं जाता, उससे बाहर, उस ग्रीन वाले पोर्शन से बाहर नहीं जाएगा सूरज। ठीक है, ध्रुव की तरफ सूर्य की तिरछी किरणें होती हैं, ध्रुव की तरफ सूर्य की तिरछी किरणें होती हैं, मतलब कि सूरज उस ग्रीन वाले पोर्शन से बाहर नहीं जाएगा, उसके आगे से उसकी रोशनी जाती है, वो भी तिरछी पड़ती है। ठीक है ना, उस रेड वाले क्षेत्र में। ठीक है, इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। मध्यम मतलब मीडियम, ना ज़्यादा ठंडा रहेगा ना ज़्यादा गर्म रहेगा, इसलिए उन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है ना, शीतोष्ण मतलब शीत भी नहीं ज़्यादा ना ज़्यादा उष्ण यानी गर्मी भी नहीं। ठीक है ना, और कटिबंध क्षेत्र। ठीक है, एक बार फिर से हम उस पे डायग्राम पे वापस चलते हैं। देखो, सूरज यहाँ से यहाँ गया, है ना, फिर वापस आया यहाँ पे और इन्हीं के बीच में सूरज चक्कर लगाएगा। ठीक है ना, इसके आगे जाएगा नहीं सूरज, इसके आगे सिर्फ उसकी तिरछी रोशनी पड़ेगी, तिरछी प्रकाश पड़ेगा। ठीक है ना, किसका, सूरज का, और इस वाले ग्रीन वाले भाग पर तिरछा पड़ेगा। जब सूरज इधर आएगा तो इस पर तिरछा पड़ेगा, फिर सूरज इधर जाएगा तो इधर तिरछा पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी होगी, इनमें ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी होगी, तो इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा। ठीक है, और यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा गर्मी पड़ती है कब, जब सर पे सूरज आ जाता है तब। ठीक है,
अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूरज क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता, इसीलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब वापस हम डायग्राम पे चलते हैं। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए हमें वापस डायग्राम पे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, और आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, आपने समझ लिया कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, ध्रुव है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा ध्रुव है। ठीक है, ध्रुव है, अब सही लगा। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया। यहाँ पे सूरज जाएगा, है ना, इसी ग्रीन वाले भाग में हमारा सूरज रहेगा और इसी में ज़्यादा गर्मी भी पड़ेगी। इससे बाहर सूरज जा ही नहीं सकता। ठीक है ना, 23.5 डिग्री से ऊपर जा ही नहीं सकता, ना 23.5 डिग्री से नीचे जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर 66.5 डिग्री तक बस इसकी रोशनी जाएगी, तिरछी वो भी। ठीक है ना, तिरछी पड़ेगी। ठीक है, जिसे हमने क्या कहा, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण क्यों कहा, ना ज़्यादा उष्ण है ना ज़्यादा शीत है। शीत बोले तो ठंडा और उष्ण बोले तो गर्मी, तो ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, उसको हमने बोला मध्यम रहता है वहाँ का वो टेम्परेचर। ठीक है, तो शीतोष्ण। और उष्ण बोले तो ज़्यादा गर्मी पड़ेगा इसी में, जहाँ पे ज़्यादा सूरज होगा वहीं पे, क्योंकि सूरज क्या है, आग का गोला है। ठीक है, यूँ समझ लो, सूरज आग का गोला है। जहाँ पे सूरज होगा वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और जहाँ पे उसकी तिरछी रोशनी पड़ेगी वहाँ पे कम गर्मी रहेगी, मतलब ज़्यादा ठंडी भी नहीं ज़्यादा गर्मी भी नहीं। लेकिन जहाँ पे सूरज जा ही नहीं सकता, यहाँ तक तो उसकी रोशनी पड़ रही है। अब यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में देखो, हाँ, अब इस वाले क्षेत्र में देखो, जो वाइट वाला हिस्सा है जो हमारा, क्या लिखा है, उत्तरी शीत कटिबंध और ये दक्षिणी शीत कटिबंध। यहाँ पे ना सूरज पहुँच रहा है, ना सूरज की प्रकाश पहुँच रही है, ना सूरज की रोशनी पहुँच रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठंडा ही ठंडा, ये पूरा एरिया जो है ना बिल्कुल ठंडा पड़ा रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सूरज इससे बाहर से जाएगा नहीं। ठीक है ना, इन्हीं रेखाओं के बीच में रहेगा और इससे बाहर उनकी तिरछी रोशनी पड़ेगी। ठीक है, तिरछी रोशनी पड़ेगी सूरज की। ठीक है, और जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ ही नहीं रही, क्यों, क्योंकि क्षितिज से बाहर तो जाएगा नहीं, है ना, क्षितिज से बाहर तो जाएगा नहीं सूरज, उसकी रोशनी तो आगे इसके आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, और ना सूरज की रोशनी पहुँचेगी और ना सूरज पहुँचेगा, तो वहाँ पर का एरिया कैसा रहेगा, बिल्कुल शीत ठंडा, है ना, बिल्कुल बर्फीला क्षेत्र, जहाँ पे कभी गर्मी पड़ती ही नहीं है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी रही और कैसा लगा आपको पढ़ने में मेरे साथ। ठीक है, जिससे कि मैं और भी आगे थोड़ा सा सुधार कर सकूं, है ना, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।